कराने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन चल जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चल जाएगा और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, वो मैंने आप लोगों को बताया था ये प्रोसेस। लेकिन अगर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मेरे को एक मीन्स की जरूरत होती है जिसमें हम यूज करते हैं जाइलम और फ्लोएम का, वैस्कुलर बंडल्स, राइट शिवांश। तो जाइलम हम लोगों का वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम हमारा किसको करता है, फूड को कंडक्ट कराने का हेल्प करता है। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑस्मोसिस, सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक अपहिल प्रोसेस होता है, डाउनहिल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, अपहिल या डाउनहिल, मतलब पहाड़ पे नीचे से ऊपर जा रहे हो, एनर्जी लगेगी नीचे से ऊपर जाने में, डाउनहिल प्रोसेस है ना, या एग्जैक्टली दिमाग, डाउनहिल प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की साइड हम मूव करते हैं, इसलिए वो एक पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए थी, बिकॉज हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड किसी चीज को मूव कराना था। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने आप लोगों को वाटर पोटेंशियल समझाया था। वाटर पोटेंशियल में क्या था कि वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, उनका मूवमेंट को देखना। वाटर पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अगर मैंने प्योर वाटर लिया उसका वाटर पोटेंशियल 0 होगा, उसके अंदर मैंने सॉल्यूट्स ऐड किए तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, उसको बोलेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर मैंने उसको कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उसका वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर। फिर उसके बाद समझाया था हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ये समझाए थे वाटर का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की साइड होता है, हाइपो से हाइपर। हाइपो का मतलब होता है लो, टॉनिक मतलब सॉल्ट। सॉल्ट कम है तो ऑब्वियसली बात है वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या नहीं होगी? यस मैम, ज्यादा होगी। यस मैम। तो वाटर कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा होगी, तो इसलिए हमेशा हाइपो से हाइपर की साइड वाटर हमारा मूव करेगा। अब आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन का प्रोसेस होता है, आप लोगों ने विंटर्स में भी ये प्रोसेस देखा होगा कि जो जिनके घरों में वुडन वाले डोर्स होंगे, वुडन की जो विंडोज होती है वो बहुत जाम हो जाती है, अपने पूरे फ्रेम में फिट नहीं होती है। वो क्यों प्रोसेस होता है? बिकॉज जो वुड्स होती हैं वो बहुत इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये भी एक प्रोसेस हुआ डिफ्यूजन का। बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वुड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो हमारी जो वुड्स है वो स्वेल अप हो गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्बिबिशन। अब यहाँ पे इम्बिबिशन में जो मेरा वुड है, वुड को हम बोलेंगे इम्बिबेंट, मतलब जो चीज वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, वो सॉलिड सब्सटेंस which is absorbing the water, any liquid is known as imbibent. इम्बिबेंट क्या हुआ हमारा? वो सॉलिड सब्सटेंस हुआ, एंड वो लिक्विड जो इम्बाइब्ड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? इम्बिबेट। इम्बिबेट क्या हुआ यहाँ पे? लिक्विड हुआ, लिक्विड हुआ। सिर्फ इतना याद क्या रखना है, इम्बिबिशन की डेफिनेशन याद रखनी है, और इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, इम्बिबिशन प्रोसेस का यूज पहले टाइम में प्री हिस्टोरिक मैन किस चीज में यूज करते थे? जो हमारी रॉक्स हैं उनको स्प्लिट कराने में हेल्प करते थे। आप कोई बता सकता है रॉक्स को स्प्लिट, मतलब बड़ी बड़ी रॉक्स हैं उनको तोड़ने के लिए मैं इम्बिबिशन प्रोसेस का कैसे यूज कर सकती हूँ? बताओ एनीवन। देखो ये सपोज करो मेरे पास कोई रॉक है बड़ी सी, इसके अंदर क्या हुआ, एक छोटा सा क्रैक आ गया है अभी, और मेरे को क्या चाहिए कि मैं इस रॉक को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं। तो मैं क्या करूंगी, जहां पे इसका क्रैक आया है इस क्रैक वाले पार्ट में बहुत सारे वुडन के पार्ट्स डाल दूंगी, छोटे छोटे वुड्स लेके यहाँ पे डाल दे, और ऊपर से मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे वाटर। अब वुड है, वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो ऑब्वियसली उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं करेगी, स्वेल अप हो जाएगी। जैसे जैसे वुड स्वेल होने की कोशिश करेगी अपने अंदर से एक प्रेशर लगाएगी, वही प्रेशर हमारी जो रॉक है उसको स्प्लिट करता चला जाएगा, करेगा ना स्प्लिट। इसी प्रोसेस मतलब इसी प्रेशर की हेल्प से प्री हिस्टोरिक मैन रॉक्स को स्प्लिट कराने में हेल्प करते थे। बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती थी, आज के टाइम में तो हम लोगों के पास बहुत सारी ड्रिलिंग मशीन्स हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी। पहले नेचुरल प्रोसेसेस को यूज किया जाता था स्प्लिटिंग कराने के लिए। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस हुआ हमारा
इम्बिबिशन प्रोसेस। अब आता है हम लोगों का, ये तो था देखो अब तक जो हम पढ़ रहे थे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाला। अब हम पढ़ेंगे कि अब मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है। मेरे पास ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स, ये लीव्स है इसका। तो अब मेरे को क्या कराना है ना बच्चों, देखो जरा यहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्ट कराना है। यहाँ पे रूट्स के पास रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने इसको वाटर दिया, अब मेरे को वाटर को ऐसे ट्रांसपोर्ट कराना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है। अब इतना चीजें हम लोगों को क्लियर है कि मेरे को वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है, तो मेरे को यूज किसका करना पड़ेगा, जाइलम। जाइलम। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये है, वाटर मूव क्यों करेगा, वाटर आखिरकार मूव क्यों करेगा, इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स समझने की कोशिश करो। अभी मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया कि जो वाटर होता है हमेशा वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की साइड मूव करता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, हाइपो से हाइपर मूव करता है। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास ये रूट्स हैं, इन रूट्स के अंदर मेरे को हाइपोटोनिक एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। अगर मैंने रूट के अंदर ऐसा एनवायरमेंट बना दिया तो डायरेक्टली मेरा वाटर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा ना सॉयल से रूट्स के अंदर। यस मैम। ये करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को अपनी रूट्स को मिनरल्स एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। तो पहला कंसेप्ट आता है बच्चों यहाँ पे कि वाटर एब्जॉर्प्शन बाद में होता है, पहले होगा मिनरल एब्जॉर्प्शन। अभी मेरे रूट्स के अंदर मिनरल्स बहुत सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो रूट्स का एनवायरमेंट कैसा बन चुका है, हाइपोटोनिक बन चुका है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, नहीं हाइपर बना है, हाइपो थोड़ी ना, मिनरल ज्यादा आ गए हैं, सॉल्यूट हाइपर बना है ना, हाइपरटोनिक। अभी हमारी रूट्स बन चुकी हैं हाइपरटोनिक, और ये बाहर हमारा जो सॉइल है ये सॉइल बन गया हाइपो। तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ से वाटर यहाँ पे मूव कर जाएगा, रूट्स के अंदर मूव वाटर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि अब वाटर तो चलो एब्जॉर्ब हो गया है, अब इस मेरे को वाटर को डायरेक्टली मैं इसको डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं ट्रांसफर करा रही हूँ। यहाँ पे लीव्स के पास वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, अब रूट्स के पास, रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके पास वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। अगर सपोज करो मैं इसको डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कराऊंगी ना, तो मेरे को 1 मीटर तक वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, 1 मीटर तक वाटर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए 32 ईयर्स लग जाएंगे। ये डेटा मैंने कैसे बताया आपको, ये हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो स्लो प्रोसेस है। इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर मेरे को एक टिपिकल प्लांट सेल मैंने लिया, उसके अंदर मेरे को 50 माइक्रोमीटर में अगर मेरे को वाटर ट्रांसफर कराना है, 50 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस पे, तो उसको 2.5 सेकेंड लग रहे हैं। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि 1 मीटर में आपको 32 ईयर्स लग जाए। अब इतने टाइम तक तो मेरा प्लांट वेट नहीं कर सकता ना कि वाटर आएगा उसका 32 ईयर बाद, तब वो फोटोसिंथेसिस करेगा है ना, तब तक तो हमारी प्लांट की डेथ ही हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को एक स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है वाटर को ट्रांसफर कराने के लिए। वो स्पेशल मैकेनिज्म हम लोगों को प्रोवाइड कराता है जाइलम। सिंपल यहाँ तक। अब एक और चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये सबसे देखो पहला प्रोसेस यहाँ पे हुआ कि मिनरल्स एब्जॉर्ब कराए मैंने, इसको लिख लो फर्स्ट प्रोसेस। पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए, उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब हुआ। सेकंड स्टेप मेरा आएगा कि मेरे को वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कराना है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। अब आप बोलोगे मैम ये सेप क्या होता है, तो सेप होता है बच्चों हमारा, सेप इज इक्वल्स टू जब वाटर और मिनरल्स दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है ना, तो उसको हम सेप बोलते हैं। एसेंट का मतलब होता है किसी चीज का अपवर्ड मूवमेंट कराना। ये क्लियर हुआ।
पहले मिनरल एब्जॉर्ब हुए, Yes, ma'am. फिर उसके बाद असेंट ऑफ सेप होगा, एंड देन उसके बाद जो वाटर ट्रांसफर होगा उस वाटर का 99% तो लॉस ही हो जाता है। किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कौन कराता है? हमारे स्टोमेटा कराते हैं। ये भी हम लोग समझेंगे, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होती है। इतना क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. अब इतना क्लियर है तो अब एक और कंसेप्ट समझो। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो देखा है रिवर कैसे फ्लो करता है? बहुत बड़ा सा रिवर है, रिवर का जो वाटर होता है कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहता है। अब उस रिवर के वाटर के अंदर सपोज करो आप लोगों ने कुछ वेस्ट मटेरियल्स डाल दिए, कुछ आपने स्टोन्स डाल दिए, या फिर कुछ भी आप लोगों ने वेस्ट मटेरियल, कोई कॉपी या कुछ भी चीज आपने डाल दिया, तो जैसे जैसे वो मेरा वाटर मूव करेगा उस वाटर के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस है वो भी तो मूव करेंगे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. को बोलता है मास फ्लो, मतलब जो स्पीड मेरे वाटर के मूव करने की होगी उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, जितना भी वेस्ट मटेरियल या कुछ भी होगा उसके अंदर, वो सभी सेम स्पीड से मूव करेंगे जिस स्पीड से मेरा वाटर मूव कर रहा होगा। होगा या नहीं होगा? सेम कंसेप्ट हमारा प्लांट्स में अप्लाई होता है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर मूव करता है ना, अब आप बोल सकते हो कि प्लांट्स में मिनरल्स में ग्लूकोज हो सकता है, सोडियम हो सकता है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, हॉर्मोन्स भी हो सकता है। हो सकता है नहीं? तो कोई आपसे पूछे कि हॉर्मोन्स की स्पीड क्या होती है, सोडियम की स्पीड बताओ, पोटेशियम की स्पीड बताओ, हाइड्रोजन आयंस की स्पीड बताओ, ऐसा कंसेप्ट नहीं लगता। जैसे वाटर मूव कर रहा है, ये सारे सब्सटेंसेस वाटर के साथ साथ मूव करता है। मिनरल्स को ट्रांसफर कराने के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं लगेगा कि मैं एक टाइम पे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करा रही हूँ किसी दूसरे मैकेनिज्म से। वाटर के साथ मिक्स होके सारी चीजें मूव करती है। जिधर जिधर वाटर जाएगा उधर ही उधर मेरे मिनरल्स और मेरे सोडियम आयंस, ये सारी चीजें जाएंगी। ठीक है? इसीलिए जो आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल होता है मास या फिर बल्क फ्लो। जैसे कि हम लोगों का फ्लोइंग रिवर्स होती है। फ्लोइंग रिवर वाटर के अंदर जितने भी सब्सटेंस है सब के सब सेम पेस से फ्लो करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. अब एक और चीज आती है कि बल्क फ्लो के अंदर आपके दो प्रेशर्स होता है। बल्क फ्लो, एक होता है आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर से आपका वाटर मूव कर रहा है। तो जब भी बल्क फ्लो होता है तो बल्क फ्लो में आपके दो टाइप के प्रेशर लगते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोस्टेटिक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब आप बोलोगे मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। आप लोगों ने कभी वो देखा है कभी किसी गार्डन वगैरह में जाते हैं तो गार्डन में फाउंटेन्स लगे रहते हैं, फाउंटेन्स का वाटर ऐसे मूव करता है दोनों साइड से। Yes, ma'am. फाउंटेन, या फिर आप लोगों ने कभी एक ग्लास में ऐसे जूस लेके बैठते हैं एंड ऊपर से स्ट्रॉ लगाते हैं, स्ट्रॉ से आप पीते, तो स्ट्रॉ से किसी चीज को आप पुल कर रहे होते हैं ना वाटर को। Yes, Yes, ma'am. आपने ma'am. क्या किया? नॉर्मली एक ग्लास में वाटर लिया हुआ है, आपने स्ट्रॉ लगाया, आप अगर उस पर कोई प्रेशर नहीं लगाओगे क्या आप वो जूस या वाटर पी पाओगे? No, ma'am. नहीं पी पाओगे। यही चीज यहाँ पे सेम अप्लाई हो रहा है। जो आप वो प्रेशर लगा रहे हो दैट प्रेशर इज नोन एज नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जिसके थ्रू आपका वाटर मूव करता है। तो अगर आप किसी चीज को पुल करते हो अपनी साइड तो उसको बोलते हैं हम आपका हमेशा पुश नहीं पुल, सॉरी, पुल में लगता है आपका नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जो आपका गार्डन होस होता है गार्डन होस में लगता है आपका पुल। पुल को हम बोलते हैं आपका पुल नहीं सॉरी पुश। ये चीज इसको याद रखने का तरीका वो स्ट्रो वाला है। स्ट्रो में आप किसी चीज को अपनी साइड पुल कर रहे हो ना, और गार्डन होस में क्या होता है वाटर को पुश कर रहे होते हैं वो। याद रहेगा
नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दोनों में पुल और पुश कौन सा है ये याद रखना है आपको। बोलो। यस मैम। ओके मैम। मैम ये गार्डन होस क्या होता है? गार्डन हाउस में बता ना, जो गार्डन में जो फाउंटेन्स लगे रहते हैं, वाटर ऊपर की साइड आपका मूव करता है, तो नीचे से इतना हाई प्रेशर से कैसे मूव कर रहा होता है, बिकॉज वो नीचे से ना पुश लगा रहे होते हैं, एक प्रेशर लग रहा होता है, जिसकी वजह से वाटर इतना हाइट तक चला जाता है। ओके मैम। चलो, ये है अभी ट्रांसलोकेशन। तो आप लोगों को पता ही है ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर बंडल, इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जो डायरेक्टली ना नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जाइलम किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स का, मिनरल सॉल्ट्स का एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स का प्लस हॉर्मोन्स का। इसको या तो आप एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लो, या फिर जहां पे आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना वहां पे लिख लो। एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है यहाँ पे कि जाइलम किस किस का ट्रांसपोर्ट। बच्चे कंफ्यूज क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज ये होता है कि जाइलम सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स का करता है, हॉर्मोन्स भी लिख देते हैं, लेकिन जब ये वर्ड आता है ना यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फ्लोएम कर रहा होगा। फ्लोएम करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, जो नाइट्रोजिनस वाले कंपाउंड्स होते हैं ना उनका जाइलम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोएम किस किस का करेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का करेगा। फ्लोएम का तो आपको पता है लीव्स से बाकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है प्लांट के। यस मैम। चलो, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा इस चैप्टर में आप लोगों के लिए ऐड किया है। जो अभी हम ये रूट्स पढ़ रहे हैं ना, रूट की एनाटॉमी मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है। अब ये चैप्टर कौन सा, देखो हम लोग पढ़ ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स रहे हैं, लेकिन अभी आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे ना इस चैप्टर में, तो आप लोगों को एक चीज रियलाइज होगी कि आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना चाहिए था पहले से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसलिए ना जितना पार्ट आप लोगों को जरूरी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है। चलेगा? ये तो नहीं बोलेंगे ना दो दो चैप्टर्स मिक्स हो गए। बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर आप लोगों को, मतलब इसमें जो चीजें ऐड है ना, इस ट्रांसपोर्ट को समझ में बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए प्रोसेस। तो देखो, अभी हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी प्लांट की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस बॉडी में होते हैं ना अलग अलग टाइप के सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे प्लांट्स के पास भी 3 टाइप के टिश्यू वाले सिस्टम्स होते हैं। एक होता है आपका एपिडर्मल सिस्टम, एपिडर्मल सिस्टम, और एक होता है आपका ग्राउंड सिस्टम, और एक होता है आपका वेस्कुलर सिस्टम। जहां पे भी आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना इम्बिबिशन तक, और ये वाला प्रोसेस लिखा होगा लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वाला, उससे आगे ये लिखना स्टार्ट कर देना। अभी जो हम लोग ये जाइलम और फ्लोएम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को ना यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ कि जाइलम और फ्लोएम की लोकेशन क्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ ली कि अभी जो मेरे रूट हेयर्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जाइलम क्या करेगा, उस वाटर को अपवर्ड मूवमेंट कराएगा, जिसको एसेंट ऑफ सेफ बोलते हैं। यही तो पढ़ा ना। लेकिन इसके बीच में भी एक छोटा सा लॉजिक और ये रह जाता है कि रूट हेयर से लेके जाइलम तक वाटर कैसे जाएगा। उसको समझने के लिए आपको रूट्स की एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि आपका रूट हेयर्स और जाइलम के बीच में और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्टेक्स रीजन होता है, एपिडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, पेरिसाइकिल होता है। पढ़ते हो ना ये वाली चीजें चैप्टर में जिसने रिवीजन। यस मैम। वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले क्लियर कराऊंगी कि वो सब होता क्या है, उनकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या होती है, फिर आप लोगों को पूरा ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा एपिडर्मल सिस्टम। एपिडर्मल सिस्टम वो सिस्टम होता है किसी भी प्लांट बॉडी का जो सबसे आउटर मोस्ट सिस्टम होता है। एपिडर्मल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मल सेल्स पढ़ते हैं, स्टोमेटा पढ़ते हैं, और एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। बच्चों देखो, रूट्स के पास होते हैं रूट हेयर्स, जैसे रूट्स के पास हेयर्स होते हैं ना, ऐसे स्टेम के पास भी हेयर्स होता है। तो स्टेम वाले हेयर्स को हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स को लिख लो, दीज आर द स्टेम हेयर्स। एपिडर्मिस क्या है,
आप कोई भी प्लांट बॉडी ले लेना, प्लांट बॉडी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं आपका एपिडर्मिस। ये बनी किससे होती है? इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होता है, एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है एपिडर्मिस। ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, एपिडर्मिस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं आपके रूट हेयर्स। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस। अब ये भी आप लोगों को समझ में आएगा, ये मैंने यहाँ पे एड ऑन नहीं किया, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, 3 अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। अगर आप चाहे इसको एक्स्ट्रा में पढ़ लेना, नहीं तो हम कोई एक्स्ट्रा सेशन लेके उसमें जितना पार्ट बच जाएगा इस वाले चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो एपिडर्मल सेल्स जो होता है हमारे, वो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल. Outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle, which prevent the loss of water. मतलब इतनी लाइन सिर्फ याद रखनी है, एपिडर्मिस के बाहर एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है, इसीलिए वहां से कोई लॉस ऑफ वाटर नहीं हो सकता है। अगर लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होगा? हमारे स्टोमेटा से होगा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा सिर्फ लीव्स के एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा लीव्स के एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा काम क्या करते हैं? आपका ट्रांसपीरेशन कराते हैं एंड गैसियस एक्सचेंज कराता है। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 bean shaped cells called guard cells which enclose stomatal pore. In grasses the guard cells are dumbbell shaped and the outer walls of guard cells away from the thin inner are highly thickened. इसको मैं आप लोगों को ना डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा में सबसे पहले एक होता है इसका बीन शेप और एक होता है आपका डम्बल शेप, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। जो सेंटर में स्टोमेटल पोर है ना, इसी के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर होता है। और अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ना, एसेंट ऑफ सेप के बाद आपका 99% जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, वो इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू होता है। सबसे ज्यादा वाटर लॉस आपका मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा कब होता है? मॉर्निंग में और नाइट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अभी देखो स्टोमेटल पोर के जस्ट बाहर की साइड प्रेजेंट है आपके गार्ड सेल्स। इसको ना बिल्कुल अपने माउथ से कंसीडर करना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं माउथ से, तो हमारा जो माउथ का जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट होगा वो हो गया स्टोमेटल पोर, बिकॉज हम लोग अपना गैसेस एक्सचेंज किससे करते हैं? माउथ से ही तो करते हैं ना। ऐसे ही ये हमारे प्लांट के माउथ होता है। हमारे माउथ की ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? लिप्स रेगुलेट करता है, नहीं करता है? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम आपने बोला कि स्टोमेटा ही गैसेस का एक्सचेंज करता है ना मैम, इस टाइम पे भी तो लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिकल्स से भी तो होता है या लेंटिकल्स के थ्रू भी होता है आपका एक्सचेंज। ओके मैम। लेकिन स्टोमेटा आपके किसके पास प्रेजेंट होता है? लीव्स के पास प्रेजेंट होता है। तो अभी मेरा क्वेश्चन था कि हमारा जो माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कौन रेगुलेट करता है? लिप्स रेगुलेट करता है। ऐसे ही सेम स्टोमेटा की होती है। स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स रेगुलेट करता है। इसी के गार्ड सेल्स के जस्ट आउटर साइड में आपका प्रेजेंट होते हैं सब्सिडरी सेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी सेल्स। जब मैं आपको इसका रेगुलेशन समझाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कैसे इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। सब्सिडरी सेल्स के बाहर होती हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स वही एपिडर्मिस जो मैंने आपको बताया, सबसे बाहर ये आपका एपिडर्मिस, यहाँ पे ये आपके एपिडर्मल सेल्स हो गए और यहाँ पे आपका ये स्टोमेटा प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जितने भी हमारे मोनोकोट्स होता है, मोनोकोट्स के अंदर डम्बल शेप होता है और डाइकोट्स में कैसे होता है? बीन शेप। बीन शेप होता है। बस फिर वही गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल्स के बाहर क्या उसके पास, मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो गार्ड सेल्स ही रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। एंड उन्हीं के आसपास वाले एरियाज में कुछ एपिडर्मल सेल्स भी होता है इन द विसिनिटी ऑफ द, विसिनिटी समझते हैं ना, आसपास के एरिया में। और कुछ यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और उसकी जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स है, इन सबको मिला के हम स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है स्टोमेटल एपरेटस में कौन कौन सा पार्ट आता है। स्टोमेटल अपर्चर मतलब जो स्टोमेटल का जो पोर है बीच वाला,
उसके बाहर वाली गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स के बाहर प्रेजेंट सब्सिडरी सेल्स, इन 3 चीजों को मिला के स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था एग एपरेटस किसको बोलते थे, बताओ? एक्सेल को। एग सेल और उसके आसपास वाली सेल्स, दोनों सिनर्जिड सेल्स, तीनों को मिला के बोलते थे ना एग एपरेटस। ऐसे यहाँ पे स्टोमेटल। यस मैम। Yes, ma'am. फिर आता है सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर्स अ नंबर ऑफ हेयर। जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है उसी के बाहर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट्स में आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होगी। यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होती हैं, एपिडर्मल सेल्स की ही कुछ इलोंगेशंस होती हैं। क्या काम करती हैं? वाटर एब्जॉर्ब करेगी और साथ ही साथ मिनरल्स। तो अगर क्वेश्चन पूछे पहले वाटर एब्जॉर्ब होता है मिनरल एब्जॉर्ब होता है? मिनरल्स। पहले मिनरल एब्जॉर्ब होगा। Minerals. और मिनरल एब्जॉर्ब हम लोगों ने क्यों कराया? रीजन क्या है उसका? वहां पर हाइपरटोनिक वाली मीडियम कंडीशन- बनाने के लिए, हाइपर हाइपरटोनिक मीडियम मेंटेन करने के लिए पहले हम लोगों ने मिनरल्स एब्जॉर्ब कराया और एक बार हाइपरटोनिक बन गया वहां पे मीडियम, तो बाहर वाला हाइपो हो जाएगा, हाइपो से हाइपर की साइड मूव हो जाता है। स्टेम के पास प्रेजेंट होता है, जैसे रूट्स के पास रूट हेयर होते हैं ऐसे स्टेम के पास प्रेजेंट होते हैं ट्राइकॉम्स। इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। देखो रूट हेयर्स क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं और जो आपके ट्राइकॉम्स होता है मल्टीसेलुलर होता है। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकता है। दे में इवन भी सिक्रीटरी भी हो सकते हैं और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कराने में हेल्प करते हैं ड्यू टू ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट ना हो स्टेम से, इसीलिए यहाँ पे ये ट्राइकॉम्स प्रेजेंट है। अब आता है हम लोगों का मेनली जो हम लोगों को पार्ट पढ़ना है रूट्स वाला, मैं आपको वही बता, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैसे समझोगे? जैसे कि बाहर हम लोगों का ऐसे सॉयल है, ठीक है, ये हमारा बाहर सॉयल, तो सॉयल से सबसे पहले रूट हेयर्स के अंदर जाएगा मिनरल्स जाएगा, फिर मिनरल्स के पीछे पीछे आएगा यस वाटर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज Yes, कैसे ma'am. समझोगे यहाँ पे, ये देखो वाटर रूट हेयर्स तक आया, रूट हेयर्स के बाद वाला पार्ट क्या होता है हमारा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो सबसे Cortex. अपर पार्ट होता है उसको एपिडर्मिस बोल देता है, कॉर्टेक्स का जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस बोल देता है। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस कुछ इतना अलग पार्ट नहीं होता, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी सेल्स होती है ना बच्चों कॉर्टेक्स की, ये वो इनके बीच में ना स्पेस होता है बहुत सारा। तो अभी जो मेरा वाटर और मिनरल्स आ रहे हैं ना वो क्या करेंगे, इस जो इंटरसेलुलर स्पेस है उससे पास ऑन होके आएंगे। देखो इसको पास ऑन करा, ये जो रेड लाइन आ रही है ना यहाँ पे वाटर है, ऐसे आया वाटर। अभी यहां तक देखो कॉर्टेक्स तक आ गया है मेरा वाटर, आगे आप देख रहे हो एंडोडर्मिस में आके जो मेरी सेल्स है वो बैरल शेप की बन गई है ना? यस तो मैम। क्या वाटर मूवमेंट पे कुछ Yes, इफेक्ट ma'am. पड़ेगा इससे? वाटर मूवमेंट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना? अभी तो मेरा देखो इसको, ये मेरी कॉर्टेक्स वाले सेल्स हैं, ये हमारा एंडोडर्मिस, और यहाँ पे बना दो पेरिसाइकिल एंड जाइलम, ये मैंने बना दिया जाइलम। अभी बताना जरा वाटर का फ्लो, यहां से तो वाटर आया ऐसे आगे निकल के यहाँ पे आके स्टक हो गया। अभी वाटर, अब तक वाटर हमारे किसी सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा था, सेल के या तो सेल वॉल से होके जा रहा था या फिर इनके साइड साइड से इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा था। जब हमारा वाटर सेल के अंदर एंटर नहीं होता उसको हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। लेकिन अब सेल के पास मतलब वाटर के पास कोई चॉइस नहीं है ना, अब वाटर को सेल के अंदर एंटर ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मेरा जो वाटर है वो एंटर हो गया सेल के अंदर, एंड सेल के अंदर वो एंटर हुआ तो अब उसको ऐसे मूव करना पड़ेगा, एंड देन फिर सेल से वो कहाँ पे जाएगा? पेरिसाइकिल में। फिर अगेन पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो वो फिर इंटरसेलुलर स्पेस से पास ऑन होके चला गया जाइलम के पास। अभी जाइलम यहाँ से एसेंट ऑफ सेप करके वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करा देगा। तो देखो डिफरेंस क्या है,
जब सेल वाटर ने किसी भी सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं होता है, सिर्फ उसकी इंटरसेलुलर स्पेस से या सेल वॉल से या किसी डेड सेल से ट्रांसफर होता है, उसको बोलता है एपोप्लास्ट। और जब हमारा वाटर किसी सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म से एंटर होता है, उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। तो वाटर ने दो टाइप के मूवमेंट्स दिखाए या नहीं दिखाए यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि वाटर क्यों एंटर करता है, जो एंडोडर्मिस होता है ना, इस एंडोडर्मिस के पास ना ऐसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, लेकिन अभी मैं आपको ना एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगी, वहां पे आपको पता चलेगा ऐसे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिनकी वजह से वाटर को एंटर होना ही पड़ता है सेल के अंदर, ये चीज। या फिर ऐसे डायग्राम समझ लो आप, ये मेरा एक सेल है, ये सेल, ये एक जाइलम है, ठीक है, एंड दिस वन इज एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स एंड ये एंडोडर्मिस। और सेल के बाहर आपको पता है सेल प्लेट्स होती हैं ऐसे, अभी वाटर देखना कैसे मूव कर रहा है, वाटर सेल वॉल के यहाँ से ऐसे मूव है, सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ है, ऐसे मूव कर रहा है, वाटर यहाँ तक आया, अभी बीच में आ गया, देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप आगे नहीं आगे कैस्पेरियन। अभी कैस्पेरियन स्ट्रिप के ऊपर ना बहुत थिकनिंग होती है, सुबेरिन एक कंपाउंड होता है, उसकी थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। अभी वाटर को कहाँ पे एंटर होना पड़ेगा, एंडोडर्मिस के अंदर एंटर होना पड़ेगा, इसीलिए वाटर यहाँ से अब सेल के अंदर एंटर हुआ और अब ये पास ऑन होगा थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा? कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, Yes, ma'am. दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को प्लाज्मोडेस्मेटा बोलता है। तो बताओ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट समझ में आया है नहीं? Yes, ये ma'am. आ गया. Yes, बाकी ma'am. सबको Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलो तक क्लियर हुआ है? तो अभी एक बार ये ना एनाटॉमी भी पढ़ लेते हैं रूट्स का। तो सबसे पहले आता है हम लोगों का ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आप लोगों को पता है क्या आता है, हमारा जाइलम आता है एंड फ्लोएम आता है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ होते हैं तो उनको हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। डाइकोट के अंदर एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम क्या होता है ये देखो, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ऊपर वाला पार्ट सपोज जाइलम है, नीचे वाला फ्लोएम है, तो इन दोनों के बीच में एक रिंग प्रेजेंट होती है, इसी रिंग को हम बोलते हैं कैम्बियम। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है? डाइकोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और डाइकोट के अंदर क्यों प्रेजेंट होती है? बिकॉज डाइकोट के अंदर कैम्बियम रिंग की वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। दिस इज द रीजन जितने भी हमारे मोनोकोट प्लांट्स हैं, मोनोकोट प्लांट्स की हाइट ज्यादा नहीं देखी जाती ना, छोटे छोटे हाइट के होता है मोनोकोट्स। डाइकोट तो बहुत बड़ी बड़ी हाइट के होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डाइकोट के पास कैम्बियल रिंग प्रेजेंट होता है। कैम्बियम को ही ना कैम्बियल रिंग हम बोलते हैं। और ये कैम्बियल रिंग क्या कराता है? जाइलम की जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर सेकेंडरी डेवलपमेंट्स कराता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम, टर्शियरी जाइलम, और सेल्स का डिवीजन कराता है बहुत ज्यादा। अब सेल्स डिवाइड करेंगे, सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा, सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा तो प्लांट का साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो कैम्बियम जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट एक रिंग होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन जाइलम और फ्लोएम की सेकेंडरी डिविजन्स के लिए। और कैम्बियम सिर्फ डाइकोट में है, इसीलिए डाइकोट के अंदर ही सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, सच वेस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। सिर्फ और सिर्फ कैम्बियम की वजह से ही दे पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, इनके पास बन जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल,
मतलब जिस जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है उनको ओपन वेस्कुलर बंडल्स हम बोलते हैं। जबकि मोनोकोट्स के अंदर कोई कैम्बियम नहीं होता, तो इसलिए उनके अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो इसलिए हम इनको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों यहाँ पे ओपन और क्लोज का, या तो डायग्राम्स आप लोगों को दे देते हैं या फिर कैम्बियल रिंग मोनोकोट में प्रेजेंट होती है, डाइकोट में प्रेजेंट होती है, क्या काम करती है। इन तीनों चारों टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। याद रहेगा ये चीज। अब कैम्बियम रिंग सिर्फ डाइकोट में रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, उसको बोलते हैं ओपन। क्लोज्ड वाला भी याद रख सकते हो आप। मैम बुक में तो जाइलम कॉनिकल साइड में है, इनसाइड वेस्कुलर बंडल। हाँ मैंने बोला ना ये नीचे की साइड हो सकता है जाइलम, ये ऊपर फ्लोएम। रैंडमली वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था अभी, ठीक है। पोजीशन बट याद रखनी होती है फ्लोएम एंड जाइलम कहाँ पे होता है। अब when xylem and phloem within the vascular bundles are arranged in a alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in roots। वो अभी मैं roots का आपको दिखाऊंगी तब समझ में आएगा। Conjoint type of vascular bundles, xylem are jointly situated along the same radius of vascular bundle. Such vascular bundles are common in stem and leaves. The conjoint vascular bundles are usually have the phloem located only on the outer side of xylem। ये देखो यहाँ पे आउटर साइड ऑफ जाइलम, मतलब जाइलम हमेशा नीचे साइड में होता है और उसके आउटर साइड में होता है फ्लोएम। यहाँ पे बोल रहे कि जो आपके वेस्कुलर बंडल्स है इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। किसी में तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, किसी में पूरी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है और किसी में पूरे के पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट आप देखो, इसको बोलते हैं आपका रेडियल। रेडियल का मतलब होता है सारी देखो रेडियस पे अरेंज है ना आपके वेस्कुलर बंडल्स। Yes, ma'am. इसको बोलते हैं Yes, ma'am. रेडियल वेस्कुलर बंडल। और बी वाला क्या है आपका, ऊपर फ्लोएम है नीचे जाइलम है, कोई कैम्बियम नहीं है, तो इसका मतलब भी किसका है, मोनोकोट का है। एंड दिस इज नोन एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे कैम्बियम है तो ये डाइकोट का होगा। एंड दिस वन इज नोन एज ओपन कॉन्जाइंट वेस्कुलर बंडल। ठीक है। ये क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा। No, ma'am. Clear है। No, ma'am. Clear है। मैम ए केस मोनोकोट का है या फिर डाइकोट का, बेटा दोनों में प्रेजेंट होता है। ये अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट। कौन बेटा कॉन्जॉइंट टर्म हम इनके लिए यूज कर रहे हैं। जब हमारे जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में साथ में प्रेजेंट होता है उसको कॉन्जॉइंट बोल सकते हैं। मैम एक बार दोबारा बताना, देखो मैंने क्या बोला, जब आपके वेस्कुलर बंडल्स रेडियस पे प्रेजेंट होता है, देखो ना यहाँ पे ये सेंटर में ये रेडियस हो गया ऐसे, यहाँ पे भी अरेंज हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे। जब भी आपका एक रेडियस पे प्रेजेंट है तब इनको हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम देखो ये रहा एक रेडियस पे, फ्लोएम ये रहा एक रेडियस पे, ये जाइलम रेडियस पे, ये फ्लोएम ऐसे। और जब ये आपस में प्रेजेंट ऐसे अटैच्ड फॉर्म में, दिस इज नोन एज कॉन्जॉइंट। यहाँ पे अलग अलग है, देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे अटैच्ड नहीं है जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों अलग अलग है। एक रेडियस पे जाइलम है तो दूसरी रेडियस पे फ्लोएम है, एक रेडियस पे जाइलम दूसरी पे फ्लोएम। दिस इज नोन एज रेडियल अरेंजमेंट। और जब दोनों आपस में प्रेजेंट है, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, दिस इज कॉन्जॉइंट। क्लोज्ड और ओपन वाला, अगर हमारा बीच में कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे क्लोज, और अगर प्रेजेंट है तो ओपन। चलो फिर तो क्लियर है। अब हम जरा इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, डाइकोट रूट की एनाटॉमी। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिब्लामा। एपिब्लामा मतलब वही एपिडर्मिस। Many of the cells of epiblema मतलब epidermal cells protrude in the form of unicellular root hairs। root hairs unicellular होते हैं। और अगर stem hairs की बात करें उनका नाम क्या होता है, ट्राइकोम्स, जो कि होते हैं कैसे, मल्टीसेलुलर। ब्रांच भी हो सकता है, एंड ब्रांच भी हो सकता है। तो पहले जो पॉइंट्स उनको साथ साथ रिवाइज करते रहा करो, याद हो जाती है ऐसी चीजें। होता है ना ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर, ये डिफरेंस है रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स में।
बोलो। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. इसके एपिडर्मिस के इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स में अंदर क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स की यही पहचान होती है कि उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, और उन्हीं इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू हमारा वाटर मूव करके जाइलम तक पहुंचता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एपोप्लास्ट बोलते हैं ना। इनर मोस्ट लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का वो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो सेल्स है वो बैरल शेप होती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और जब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो वाटर कैसे मूव करेगा, वाटर को सेल के अंदर जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब सिम्प्लास्ट पाथवे लेना पड़ेगा उसको। और कॉर्टेक्स में कैसा आता है, कॉर्टेक्स में आता है एपोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आया कि क्यों हमारा सिम्प्लास्ट। और पता है एक और रीजन होता है सिम्प्लास्ट से जाने का, वो भी रीजन समझ लो। देखो ये कोई पाइपलाइन है, ठीक है, मैंने इस पाइपलाइन से ऐसे वाटर ट्रांसफर कराया, तो इस वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी या मिनरल्स, कोई भी अच्छी चीज है कोई भी बुरी चीज है, सब कुछ पास ऑन होगा ना यहाँ से ऐसे। Yes, वो कुछ ma'am. पास, ऐसे ही जैसे ही मेरा कॉर्टेक्स की सेल्स है, मेरा वाटर यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो वाटर, मैंने बोला था कि वाटर के साथ जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वाटर के साथ ही मास फ्लो या बल्क फ्लो दिखाता है। तो अब यहाँ पे कोई भी चीज सेलेक्टिव तो नहीं हो रही है ना, कि सपोज कोई ऐसा सब्सटेंस है जो मेरे को प्लांट जाइलम तक नहीं पहुंचाना है, वो भी आएगा एपोप्लास्ट के थ्रू, तो आएगा ना। लेकिन सिम्प्लास्ट में क्या होता है, सिम्प्लास्ट में ये मेरा एक सेल है एंड दिस वन इज अनदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल में वाटर को अगर मूव कराना है तो मेरे को स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स की यूज करना पड़ता है। जैसे फैसिलिटेटेड वाला कंसेप्ट याद करो, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को मूव कराने के लिए कैरियर प्रोटीन्स या फिर चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट थी हमें वहां पे, थी ना। तो वहां पे क्या, वो सारे के सारे ही सब्सटेंसेस को मूव कराएगा, सारे सब्सटेंसेस को नहीं कराएगा ना, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को कराएगा। तो सेम कंसेप्ट वही है कि हम लोगों को सिम्प्लास्ट कराने का एक प्रॉफिट ये मिलता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो वाटर सिलेक्टिव बन जाता है सिम्प्लास्ट से। नहीं तो एपोप्लास्ट से तो कुछ भी वाटर के अंदर आ जाए सब कुछ जाइलम तक ट्रांसफर हो जाएगा। सिम्प्लास्ट का पहला मेन, बिकॉज अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ ना, तो एपोप्लास्ट में वाटर फास्ट फ्लो करता है एज कंपेयर टू सिम्प्लास्ट। अब स्लो है लेकिन बेनिफिट भी तो है ना इस चीज का। अब क्योंकि ये चीज देखो किसी साइंटिस्ट ने तो नहीं बनाई है, सिर्फ स्टडी किया है कि एग्जैक्टली प्रोसेस हो क्या रहा है। तो इससे एक चीज हम लोगों के माइंड में आती है कि नेचर ने जो चीजें बनाई है, तो अगर वो चीज का कोई प्रॉफिट है, मतलब सपोज करो कोई नेगेटिव पॉइंट है, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी जरूर होता है, जो हम लोग बहुत बार होता है हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। जैसे होता है ना कि कोई नॉर्मल इंडिविजुअल बोलता है कि यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही बुरा होता रहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को एमबीबीएस को कॉलेज में एमबीबीएस नहीं मिल रहा होता है, मेरे को बीएससी में उसमें चाहिए होता है नहीं मिल रहा होता है। तो बहुत बार हम भगवान जी को ब्लेम करने लग जाते हैं ना ऐसी केसेस में, क्या मेरा तो लक ही खराब है। होता है, आप लोग भी करते होंगे ऐसी ऐसी चीजें। आप लोगों ने मम्मी पापा से कोई डिमांड किया अच्छे से, मेरे को नया मोबाइल दिला दो या मेरे को शॉपिंग करना है, मम्मी पापा मना कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है, आता है। लेकिन अगर कोई चीज आपके साथ बुरी हो रही है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो सेम चीज हमारा कोई भी आप नेचुरल प्रोसेस देख लो, अगर उसका हार्मफुल इफेक्ट है ना, तो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ये है कि इसकी वजह से हमारा प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन स्लो हो रहा है बट सिलेक्टिव भी तो हो रहा है ना, राइट और नॉट? Yes, ma'am. तो इसलिए सिम्प्लास्ट को भी याद रहेगा कि सिम्प्लास्ट स्लो मूवमेंट तो कराता है लेकिन सिलेक्टिव बना देता है हमारे वाटर को, इसलिए इस प्रोसेस को हम चलने देते हैं एज इट इज। तो सिम्प्लास्ट सिलेक्टिव वाटर को ही ट्रांसफर करेगा, सिलेक्टिव वाटर, बट एपोप्लास्ट में एज इट इज वाटर ट्रांसफर होगा। क्लियर? इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद रखना है कि एंडोडर्मिस में बैरल शेप की सेल्स होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। टेंजेंटियल और रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। देखो, डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, जो मैंने बताया था ना अभी आपको कि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस के ऊपर।
नहीं तो वाटर डायरेक्टली सेल वॉल के थ्रू जा सकता था, लेकिन उसकी सेल वॉल में ना एक सुबेरिन डिपॉजिट हो चुका है जो कि वाटर इम्पर्मेबल होता है, जिसके थ्रू वाटर ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए वाटर को सेल के अंदर एंटर होना ही पड़ेगा। क्लियर? अगर सपोज करो वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप ना होती तो एपोप्लास्ट हमारा मूवमेंट चलता रहता, वाटर और स्पीड से मूव होता, बट एक Yes, नेगेटिव पॉइंट ma'am. ये आ जाता कि वाटर कभी सिलेक्टिव नहीं बन पाता। Yes, ma'am. हाँ, सिम्प्लास्ट आप समझ सकते हैं प्योरीफायर की तरह काम करता है। मैम ऊपर या फिर इनसाइड? शिवांश ऊपर इनसाइड से क्वेश्चन क्लियर करो ना अपना। ये साचल चेक पॉइंट की तरह काम करता है ये। वाटर एपोप्लास्ट में इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जा सकता है, किसी डेड सेल के थ्रू जा सकता है, और आपका और क्या बताया, सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस और डेड सेल, 3 पॉइंट्स होते हैं इसके। और सिम्प्लास्ट में आपका क्या होता है, सिम्प्लास्ट में सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू, पहले तो सेल पूरे एक ही सेल में तो साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए उसको हमारे पोरिन्स की यूज करना पड़ता है। अच्छा, कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के सरफेस पे, हाँ उसके एंडोडर्मिस के सरफेस पे, जैसे कि एंडोडर्मिस की सेल्स है ना ऐसे बैरल शेप, यहाँ पे वहां ऊपर सेल वॉल होती है, तो अब तक हमारा वाटर कैसे मूव कर रहा था, ऐसे सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा था, तो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ऐसे अंदर नहीं प्रेजेंट होता, सेल वॉल के बाहर ऊपर डिपॉजिट होता है ऐसे। अभी बैरियर आ गया ना देखो सेल वॉल के बीच में एक, अब आगे नहीं जा पाएगा, अभी यहीं से इसको नीचे अंदर आना पड़ेगा सेल के। क्लियर हुआ? चलो, तो ये भी समझ में आ गया हम लोगों को कैस्पेरियन स्ट्रिप का क्या काम होता है। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस, फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स की ही कुछ लेयर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। अभी पेरीसाइकिल में देखो बच्चों, पेरीसाइकिल में सेल्स तो इसकी कुछ कुछ लूजली ही पैक्ड होती है, तो यहाँ पे आपका वाटर एपोप्लास्ट भी दिखा सकता है और सिम्प्लास्ट भी दिखा सकता है। पेरीसाइकिल से अगर क्वेश्चन आता है कि पेरीसाइकिल से कैसा होता है, तो आप लोग दोनों लिख सकते हो, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों कर सकता है ये। लेकिन अगर कॉर्टेक्स की बात करेंगे, कॉर्टेक्स में सिर्फ एपोप्लास्ट होगा, एंडोडर्मिस की बात करेंगे वहां पे सिर्फ सिम्प्लास्ट होगा। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। मतलब जो पेरीसाइकिल होता है ना, पेरीसाइकिल के अंदर ही आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। The pith is small and inconspicuous. The parenchyma cells which lie between xylem and phloem called conjunctive tissues. These are usually 2, 4 xylem phloem के पैचेस होते हैं, जैसे कि ये देखो डायग्राम में यहाँ पे। अब इस डायग्राम से इजीली आप लोगों को समझ में आएगा कि वाटर कैसे मूव कर रहा है। पूरा एंडोडर्मिस तक आया, फिर आपका ये यहाँ पे पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से फिर आपका जाइलम पे आ गया, और ये सेंटर में आपका यहाँ पे ऐसे पिच होता है, ये लिखा हुआ उन्होंने। यहां तक Yes, ma'am. चलो, ता क्लियर है। फिर इसके बाद आता है मोनोकोट रूट का भी एनाटॉमी देख लो। मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस बताएगा कोई क्या होता है? एक डिफरेंस देखो, वहां पे भी एपिडर्मिस था, यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, वहां पे भी कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस था, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर पेंडा, सब कुछ होता है। As compared to the dicot root, which have fewer xylem bundles, there are usually more than 6 xylem bundles in the monocot root. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जाइलम के बंडल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम ज्यादा प्रेजेंट है। यहाँ पे जरा काउंट करना कितने हैं, 1 2 3 4 है यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 के अरेंजमेंट में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। उसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो पित्त वाला पार्ट होता है वो लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है, और मोनोकोट रूट आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियल रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। डन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आते हैं हम लोग स्टेम वाले पार्ट पे। स्टेम में क्या होता है, स्टेम में वही आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के पास हमारे ट्राइकोम्स होंगे। ट्राइकोम्स कैसे स्ट्रक्चर होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होता है, ब्रांच्ड हो सकता है और
अनब्रांच्ड भी हो सकता है। एंड उसी के पास कुछ स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का बीच वाले पार्ट को स्टोमेटल कोर, उसके बाहर गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और गार्ड सेल्स के बाहर क्या होता है बेटा? पिथ होता है ना, जो आपका जाइलम ऑफ फ्लोएम ये अरेंज है ना एक रेडियल उसमें पेरीफेरी पे, उसका जो बीच और सेंटर वाले पार्ट को पिथ बोल देते हैं बस। पिथ कोई अलग से नहीं होता, पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होती है छोटी छोटी साइज की। बताओ जल्दी से, स्टोमेटा के बाहर सब्सिडरी सेल्स होता है ना, और सब्सिडरी सेल्स के बाहर एपिडर्मल सेल्स। याद रखना, ये अभी इसी चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में भी हेल्प करेगा आप लोगों को। फिर इसके बाद आता है सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट। चलो पहले ना स्टोमेटल वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सेकेंड रुकना, ब्लैंक स्लाइड ऐड कर ले। स्टोमेटा हम समझ लेते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है, फिर इस स्टोमेटा वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हमारा। इसके नोट्स बना रहे हो या फिर सिर्फ समझ ही रहे हो अभी? मैम रफ नोट्स बना रहे हैं। चलो रफ नोट्स भी चलेगा। लिखो चलो स्टोमेटा वाला पार्ट पे आओ। हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। अभी सपोज करो मेरे पास डे टाइम चल रहा है, प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च की फॉर्म में करता है। तो अभी जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके, प्रोसेस होता है कि हम लोग ग्लूकोज से पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड बनाते हैं। यस मैम। करता है ना, पूरा एक 10 Yes, स्टेप वाला ma'am. प्रोसेस होता है। ऐसे ही ना प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, स्टार्च से बनता है हमारा हेक्सोज फोस्फेट, फिर इसका बनता है हमारा फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बना। देन बनता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फिर ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। ये पूरा प्रोसेस चलता है प्लांट्स के अंदर डे टाइम में, ये सब कन्वर्जन चल रहा है। अभी होता क्या है यहाँ पे, ये जो मैलिक एसिड है बच्चों, मैलिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है। अभी एसिड डिसोसिएट होता है तो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, नहीं? तो इसने भी अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस रिलीज करे, और जब मैलिक एसिड के अंदर से हाइड्रोजन आयंस निकल गए तो अब ये बच गया मेरे पास क्या, मैलेट आयन, इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी क्या होता है ना यहाँ पे, ये मेरे पास है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है? और सब्सिडरी सेल्स हैं बीच में, यहाँ पे बना दो ऐसे गार्ड सेल्स, और बीच में स्टोमेटल पोर। तो ये जो मैलिक एसिड से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, बेटा फोस्फोइनोल पाइरुवेट समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ? मैम वो पूछा था उन्होंने कि क्या लिखा है। ओके 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 ओके। तो ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए ना, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलते हैं और सब्सिडरी सेल्स के पास चले जाते हैं। फिर सब्सिडरी सेल क्या करता है, रिटर्न में हम लोगों को क्या देता है, पोटेशियम आयन देता है। देखो हाइड्रोजन आयन गया और रिटर्न में पोटेशियम आयन दिया, तो ये क्या है, एंटीपोट हुआ ना, ये एक गया एक आया, बोल रहा है। एंटीपोट। अब ये पोटेशियम इस मैलेट आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम मैलेट बना लेगा यहाँ पे। फिर यही पोटेशियम मैलेट आपका स्टोमेटा के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब एक चीज देखो,
स्टोमेटा के अंदर पोटेशियम मैलेट चला गया है, पोटेशियम मैलेट चला गया, तो इसका मतलब अब हमारे स्टोमेटा हाइपरटोनिक हो गए या नहीं हो गए? यस मैम। हो गए ना। अब वो हाइपरटोनिक बन गए, तो अब स्टोमेटा वाटर को क्या करेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करेगा, एग्जैक्टली। तो अभी हमारा जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा ने का ऑस्मोटिक कंसंट्रेट या फिर लिख लो हाइपरटोनिक बन गया है। हाइपरटोनिक बना, देन इट विल एब्सॉर्ब वाटर, एब्सॉर्ब किया वाटर को, एंड वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद हो गया स्वेल अप, और जैसे ही हमारा स्टोमेटा स्वेल होगा तो स्वेल अप होने में स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ऐसे स्टोमेटा ओपन होता है डे टाइम में। बताओ, आया समझ में? यस Yes. मैम। सारे गार्ड सेल अभी वाटर पोटेशियम एब्सॉर्ब मैलेट से करेंगे। दोबारा समझाना। क्या बेटा? पोटेशियम मैलेट से एक बार दोबारा समझाना। मैंने ये बोला, देखो पहले क्या हुआ, स्टार्च से लेके हमारा फोस्फोइनोल पाइरुवेट बना, ये हमारा एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का। अब यहाँ पे बना लास्टली प्रोसेस बनता है मेरा मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन में, हाइड्रोजन आयन निकल के चले जाते हैं सब्सिडरी सेल्स में, और वहां से रिटर्न में आ जाते हैं मेरे पास पोटेशियम। पोटेशियम आया, वो मैलेट आयन के साथ रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट एक यहाँ पे सोल्यूट की तरह वर्क करने लग जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया? पोटेशियम मैलेट एक सोल्यूट बन गया, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, तो मेरे पास जो स्टोमेटा थे वो हाइपरटोनिक हो गए। अब जैसे ये हाइपरटोनिक हुए तो ये वाटर को एब्सॉर्ब कर देंगे, इनके आसपास जितनी भी सब्सिडरी सेल्स, एपिडर्मल सेल, मेनली तो एपिडर्मल सेल से वाटर एब्सॉर्ब करता है, वहां से इन्होंने बहुत सारा वाटर एब्सॉर्ब किया, स्वेल अप हो गया, स्वेल अप हो गया इसका मतलब हमारा स्टोमेटा ओपन हो गए। ठीक है, ओके मैम। Yes, ma'am. चलो ये होता है हमारा प्रोसेस स्टोमेटा का। ये हम लोगों ने रूट्स वाला देख लिया। हाँ, फिर हम लोग स्टेम वाला पढ़ रहे थे, तो स्टेम में अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, 3 सब जोन्स होते हैं। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलन काइमेटस सेल्स। अभी देखो रूट्स के पास क्या कोई कॉलन काइमेटस सेल्स प्रेजेंट थी? बताओ। नो मैम। नहीं प्रेजेंट थी ना मैम? नाइट में बेटा, नाइट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। नाइट में क्या होता है? नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा होता है। अभी कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है तो कोई स्टार्च नहीं बनेगा वहां पे, और अगर स्टार्च नहीं बनेगा तो वहां पे हमारा जो मैलिक एसिड होता है वो मैलिक एसिड भी नहीं बन पाता है, तो इसलिए प्रोसेस ही नहीं हो पाता, हमारे वो क्लोज ही रह जाता है। ठीक है, नाइट में प्रोसेस है कि नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है तो हमारा स्टार्च है। और नाइट में आप लोगों को पता है प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज कर रहे होते हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल्स का पीएच डाउन हो जाता है, पीएच डाउन हो जाता है तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है, मेनली आप लोग सिर्फ इसका डे टाइम वाला याद रखो, अगर नाइट वाले में तो सिर्फ अगर रीजन आता तो रीजन में हम यही लिख देते हैं कि इसमें क्या वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा, स्टार्च नहीं होता, और इसके अलावा वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं ना वो सेल्स हमारा एसिडिक नेचर के बन जाते हैं। या फिर अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो ना, एक इसका शॉर्ट सा समरी बना के भी लिख लो। कैसे लिखोगे? हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर मेरे पास बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है तो उस टाइम पे क्या होगा? गार्ड सेल्स के पास वाटर प्रेजेंट है तो हमारी गार्ड सेल्स टर्जिड बन जाएंगे या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. टर्जिड, अभी टर्जिड वर्ड तो क्लियर होगा ना आप लोगों को? यस मैम। गार्ड Yes, सेल्स बन ma'am. जाएंगी टर्जिड। अभी टर्जिड बन गई तो स्टोमेटा ओपन हो गया, क्लोज, ओपन हो जाएगा। एंड इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इन
absence of water, guard cells flaccid होंगी, एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहाँ पे आपका बन सकता है कि हमारे पास वाटर का प्रेजेंस है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बताना क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, हाइपो से हाइपर की साइड मूव करता है वाटर, या फिर हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन की साइड, ऐसे ही लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो देखा था ना। Yes, ma'am. ये वाला कंसेप्ट अभी बताना। यहाँ पे वाटर बहुत सारा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मैम लो। ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज वाटर ज्यादा है। Yes, ma'am. हाई वाटर कंसेंट्रेशन है तो यहाँ पे होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे हमारा एब्सेंस ऑफ वाटर है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कम। और अगर फैक्टर्स, ये ना हमने पूरा ट्रांसपिरेशन वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया एग्जैक्टली कि ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और वो कौन कराता है, आपका स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कैसे वो रेगुलेट होता है। वैसे इसका जब एनसीईआरटी आएगा तभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ही, अभी इस पे फोकस करो। तो हाँ, मैं क्या पूछ रही थी, रूट्स में कौन सी वाली सेल्स थी, पैरेनकाइमेटस सेल्स थी ना, और स्टेम में कौन सी वाली सेल्स आ गई, कॉलनकाइमेटस सेल्स। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की साइड प्रेजेंट होती हैं, और एपिडर्मिस की जस्ट नीचे वाली साइड लेयर को हम बोल देते हैं यहाँ पे हाइपोडर्मिस। इसका डायग्राम आप देख लो अगर, तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम, सबसे बाहर एपिडर्मिस, और ये हेयर्स को क्या बोलते हैं, ट्राइकॉन्स। फिर इसके नीचे कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा के बाद पैरेनकाइमा, और सबसे इनरमोस्ट लेयर इज एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, फिर वही फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड ये सब। मेनली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वेस्कुलर बंडल्स कहाँ पे अरेंज है, रूट्स के पास। लेयर्स पे अरेंज है ना एक टाइप से। एंड Yes, ma'am. यहाँ पे ना आपसे ऑर्डर भी पूछ ले जाता है। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की जस्ट इनर साइड में प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर की साइड है पैरेनकाइमा, और पैरेनकाइमा के अंदर है ये रही आपकी एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस से हमारे स्टार्ट हो रहा है वेस्कुलर बंडल्स। दो वेस्कुलर बंडल्स को आपस में कनेक्ट करने वाली लेयर को हम बोल देते हैं मेडुलरी लेयर, और जो बीच वाला पार्ट है वो सारा का सारा टिप। यही सारा का सारा डिटेल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जस्ट बिलो द साइड एपिडर्मिस जो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है यंग स्टेम्स को। कॉर्टिकल्स लेयर, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे की साइड एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, एंड उनके पास कुछ इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस हुआ। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है रिच इन स्टार्च ग्रेन, एंड द लेयर इज नोन एज स्टार्च शीट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जो एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, या फिर स्टार्च शीट कौन सी लेयर बनाती है, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस। इसको पॉइंट बना के लिख लो या फिर हाईलाइट कर लो। स्टार्च शीट, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, above the phloem के जस्ट ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है सेमिलुनर पैचेस ऑफ sclerenchyma. In between the vascular bundles there are few layers of radially placed parenchymatous cells जिन्होंने एक medullary layer बनाया दो vascular bundles को आपस में कनेक्ट करने के लिए। A large number of vascular bundles are arranged, एक रिंग में बहुत सारे vascular bundles प्रेजेंट है। This is the characteristics of diploid stem. जब आप मोनोकोट स्टेम का डायग्राम अगर देखोगे तो मोनोकोट में रिंग में अरेंज नहीं होते, पूरे के पूरे पिथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे डिफरेंस यही है मेनली में, बाकी सब सेम है। यहाँ पे एक रिंग में अरेंज है और यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक और डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जो आपके सेंटर की साइड वाले वेस्कुलर बंडल्स हैं उनका साइज लार्ज है
और जो पेरीफेरी के साइड प्रेजेंट है उनका साइज छोटा है ना। तो इसलिए मेनली यहाँ पे डायग्राम सबसे ज्यादा मैटर करता है इस वाले चैप्टर के हमारे। ईच वेस्कुलर बंडल आपका कॉन्जॉइंट है, ओपन विद एंडार्ज प्रोटोजाइलम, a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of the part constitute the pith। ये पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो तो था रूट की एनाटॉमी वाला पार्ट, उससे हम लोगों को समझ में आ गया कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। यहीं से हम लोगों ने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला कंसेप्ट समझ लिया है कि एपोप्लास्ट में देखो ये हमारा डायग्राम है जो एनसीईआरटी लिखती है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट वाले चैप्टर का। एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट। मतलब एपोप्लास्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर मूव करता है, सेल वॉल्स के थ्रू पास ऑन होता हुआ। सिर्फ कहाँ पे नहीं जाता, कैस्पेरियन स्ट्रिप में। ये रही हमारी यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप, कहाँ पे, एंडोडर्मिस में। और ये किसकी थिकनिंग से बनी है, किसकी थिकनिंग से बनी है बच्चों ये, सुबेल ना, सवेरियन इसके लिए, ठीक है। एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ द वाटर अगर एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस से हो सकता है या फिर सेल वॉल से हो सकता है। मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है और ये भी ग्रेडियंट डिपेंडेंट होता है, मतलब जिधर हाई कंसेंट्रेशन है वहां से लो कंसेंट्रेशन की साइड मूव करेगा। लेकिन ये वाटर मूवमेंट में कोई भी बैरियर प्रोवाइड नहीं कराता है, ये वाटर का मास फ्लो करता है पूरी तरीके से। वाटर इंटरसेलुलर स्पेस में आपका इवेपोरेट भी हो सकता है और वाटर के मूवमेंट की वजह से वहां पे कोई टेंशन भी डेवलप हो जाती है कभी कभी। मास फ्लो ऑफ वाटर अकर ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये वाली लाइन समझ में आती है, एडहेसिव और कोहेसिव का मतलब क्या होता है। जैसे फेविकॉल के लिए एडवर्टाइज में आते हैं ना, एडहेसिव एंड कोहेसिव टर्म्स यूज करते हैं। यस मैम। एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से चिपके हुए मूव करते हैं इस वे में। फिर सिम्प्लास्ट में क्या है, सिम्प्लास्ट में आपको पता ही है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है और या फिर आपके स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू मूव करता है। ड्यूरिंग सिम्प्लास्ट मूवमेंट वाटर सेल के थ्रू ट्रेवल करता है, उसके साइटोप्लाज्म से इंटरसेलर मतलब दो सेल्स के बीच में जब मूवमेंट कराता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। वाटर हैज टू एंटर द सेल के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए वो रिलेटिवली स्लोअर होता है। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड यहीं पे वही आपका हाइड्रेला लीफ में दिखा दिया है। हाइड्रेला लीफ के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को आप देख सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट वन पार्ट ये आपका वही पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको एनाटॉमी वाले चैप्टर से बताया ना, वो इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, वहां पे एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो इम्परमिएबल टू वाटर होता है, पूरा वो का वही है आपका। वाटर देन मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड क्रॉस मेम्ब्रेन, अगेन सारी चीज वही लिखी हुई है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये वाला पार्ट आपका माइकोराइजा वाला। अब देखो जैसे कि हम लोग लाइकन पढ़ते हैं ना, लाइकन क्या होता है, ऐसे एक माइकोराइजा होता है। व्हाट इज लाइकन बच्चों? मैम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी के बीच में। और माइकोराइजा किस किस के बीच में होता है? फंजाई और पाइनस के बीच में होता है नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो इसका रिलेशन अब आप बोलोगे मैम माइकोराइजा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में क्यों आया, वो इसलिए आया बिकॉज जो फंजाई जैसे कि पाइनस है, पाइनस का ये मैंने बना दिया ट्री, ये इसके रूट्स है, तो इसकी रूट्स के साथ ही तो रहता है ना ये एसोसिएशन में। Yes, ma'am. तो रहता है ना। अब जब इसके रूट्स के साथ फंगस एसोसिएशन में रहता है, और आपको पता है फंगस की अपनी एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट बोले तो हाइपी, एक अरेंजमेंट होता है, एक बड़ा सा नेटवर्क होता है जहां पे भी रहता है अपना नेटवर्क बना के रहता है। अभी पाइनस की रूट्स पे रह रहा है, पाइनस की रूट्स पे रह रहा है, इसने अपने वहां पे नेटवर्क बनाया, सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना रूट्स का। Yes, ma'am. सरफेस एरिया, अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, उतने ही ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। Yes, ma'am. तो फंजाई क्या काम कर रहा है, फंजाई
आपके पाइनस को ज्यादा अमाउंट में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है, और पाइनस उसको रिटर्न में क्या दे रहा है फिर? पाइनस उसको रिटर्न में शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग Nitrogen. प्रोवाइड करा रहा है। अब यहाँ पे माइकोराइजा में आखिरकार लॉजिक क्या है? पाइनस क्यों चाहेगा कि उसके साथ फंगस हमेशा माइकोराइजा बना के रखे? पाइनस इसलिए चाहेगा, अगर हमारे पाइनस प्लांट में फंगस नहीं लगी हुई है उसके रूट्स में, तो पाइनस के सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकता है। पाइनस के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इतने वाटर की रिक्वायरमेंट होते हैं कितना वो खुद नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है उसको, और वो खुद से उसको इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, फंगस के साथ हमेशा एसोसिएशन में रहता है, जो उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करके देता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जिस चैप्टर में से मोस्टली आ जाता है बच्चों, माइकोराइजा वाला। है ना रिलेशन ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में इसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने आपको बताया हाइफी क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है तो ज्यादा अमाउंट में वाटर मिनरल्स ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ तक हमारा हुआ आपका ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, मतलब वाटर एसेंट ऑफ सेप एग्जैक्टली कैसे होता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़े। अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्लास भी होगा ना।